हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हमारे साथ जुड़ी है आंचल चौधरी, जो कि बिहार के समस्तीपुर से है। आंचल से जानेंगे कि कैसे वो हमसे जुड़ी, कैसे उन्होंने तैयारी की और कैसे आंचल के इतने अच्छे मार्क्स आए पेपर टू में, जबकि पेपर टू में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। और सीडीपी में 30 मार्क्स आए, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा मार्क्स है। तो आंचल डिटेल में बताना कि किस तरह से हमारे चैनल तक आई, और एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में बताना कि कैसे सीडीपी के लिए प्रिपरेशन किया, कैसे एसएसटी के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए। डिटेल में एक एक चीज बताना। इसलिए ये मतलब पूछने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि कैसे तैयारी करें, नहीं निकल रहा है पेपर टू। तो इसके लिए ये हम तुमसे बात करना चाह रहे हैं कि जो परेशान है कि पेपर टू के लिए कैसे तैयारी करें, उनको एक मतलब मिल जाए कि हम कैसे पढ़े। ठीक है, तो डिटेल में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू और वेरी गुड इवनिंग आपको। मैम आपकी जो क्लासेस मिलने की स्टोरी है ना वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। सीटेट का जब पेपर आया तो हमारे बीएड के ग्रुप में पहले नोटिफिकेशन आया कि पेपर आ गया है, मतलब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब आप लोग पेपर पे अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता कि हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो ग्रुप पे ना सचिन सर की और हिमांशी मैम के वीडियो शेयर हो रहे थे, दैट बच्चों ने कहा कि आप इनके प्लेलिस्ट से आप सब कुछ देख सकते हो। तो मैंने सचिन सर के वीडियोस भी खोले, पर सचिन सर के वीडियोस के साथ ना मेरी थोड़ी अलाइनमेंट नहीं बैठ पाई। तो फिर मैंने हिमांशी मैम के वीडियो स्टार्ट किए और उनसे मुझे सीडीपी बहुत अच्छे से समझ में आने लगा, तो मैं सीडीपी पढ़ने लगी। तो सीडीपी तो अच्छा चल रहा था, फिर लैंग्वेज का पेपर आया, क्योंकि पता चला लैंग्वेज का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, 60 मार्क्स का लैंग्वेज आता है। पर लैंग्वेज में क्या था ना, जैसे सीडीपी में मैम के पास प्लेलिस्ट था, टॉपिक वाइज था, लैंग्वेज मुझे वैसे मिल नहीं पा रहा था। तो मैं मैम का ही वीडियो देख रही थी लैंग्वेज के लिए भी, हिंदी का। तभी मैंने फॉर्चुनेटली कमेंट सेक्शन खोला और कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि हिंदी के लिए या लैंग्वेज के लिए लर्न विद स्वीटी मैम का ऐप से मतलब उनके क्लासेस कीजिए, यूट्यूब पर है इसी नाम से, वो बहुत बेस्ट है। तो मैंने सोचा एक बार मैं सर्च कर लेती हूँ, और फॉर्चुनेटली स्वीटी ना मेरे घर का नाम है, तो मैंने बोला नाम से मैं क्या पता अच्छा हो जाए। तो मैंने ना सर्च कर लिया। जैसे ही मैंने सर्च किया पहला वीडियो मैंने आपका अर्जन और अधिगम का हुआ। मुझे ऐसा लगा अर्जन और अधिगम के अभी आपने जैसे ही वो पढ़ाया, इंग्लिश के लिए भी प्रिपेयर हो गया, हिंदी के लिए भी प्रिपेयर हो गया, क्योंकि आपने एक्विजिशन वो सब जो बेसिक वर्ड्स है वो सब आपने बता दिया, और आपने सारे पीवाईक्यूज उसमें किए। मुझे लगा वाह, ये क्वेश्चंस बनने लगे जो अभी तक क्वेश्चंस नहीं बनते थे। मुझे तो अर्जन और अधिगम में इतना कंफ्यूजन था, होता क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था हिंदी तो इजी होगा, पर जब मैंने पेडागोजी के क्वेश्चंस देखे तो वो इजी नहीं थे। फिर मैंने एक्चुअली 2026 का प्लेलिस्ट देखा था आपका, पर उसमें जब आपने पहली क्लास ली थी ना, जब भाषा अर्जन और अधिगम का, तो आपने कहा था दैट कि ना जिसको अगर पढ़ना है, तो मैंने 2025 के दिसंबर मतलब करा रखा है पूरा प्लेलिस्ट हिंदी का, आप वहां से देखो। वो 15 वीडियोस के, वो 15 वीडियोस तो मतलब ऐसे हैं जैसे कि ना बस आपको परोस के रख दिया, अगर आपने वो पढ़ लिया है, वो खाना मतलब आपका पेट भरना ही भरना है। इस टाइप वो थाली अगर आप खा लोगे तो आपको पूरा प्रोटीन, पूरा बैलेंस डाइट मिल जाएगा। तो वो वीडियोस वैसा ही था कि अगर वो कर लिया मतलब लैंग्वेज पेडागोजिक सेक्शंस तो कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मुझे मेन प्रॉब्लम थी मैम उपागम में। उपागम विधि में ना उसमें खास करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, उसके क्वेश्चंस नहीं बनते थे बहुत सारी विधि में। फिर मुझे याद है आगमन निगमन में कंफ्यूजन होता था, क्योंकि इंडक्टिव डिडक्टिव से भी ना टर्म्स तो उसके इंग्लिश में थे, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूजन था। फिर आपने बताया था दैट ना से नियम ना से निगमन कभी नहीं भूलोगी लाइफ में, और मैं नहीं भूलूंगी वो मैम। और फिर जब आपने स्पेसिफिकली जो साइंटिस्ट के नेम पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे कि चॉम्स्की आ गए, वाइगॉट्स्की आया, मतलब पहले मैंने वो सारे नहीं पढ़े थे, सबसे पहले मैंने चॉम्स्की पढ़ा। तो चॉम्स्की में आपने जब पढ़ाया तो मैंने बोला अच्छा ये तो इजी है, सिर्फ अर्जन अर्जुन का बताया। फिर आपने ना वाइगॉट्स्की पढ़ाया, वो तीन आपने बताया, सामाजिक अंतरक्रिया बताया आपने, और साथ में बताया कि उन्होंने मतलब कि सोसाइटी को इम्पोर्टेंट दिया है, कल्चर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और लैंग्वेज की, ये तीन है। आपने जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाए जैसे आपने छोटे छोटे वो बताए, और इस नोट्स बस बताया, और आपसे मैंने सारे क्वेश्चंस किए। मैं क्वेश्चंस करती गई, आंसर्स बनते गए, वो ZPD MQ तो ऐसा हो गया मैम कि मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, और फिर मैं भूल नहीं सकती हूँ अब।
तो इस तरीके से मैंने किया। फिर आपने टेस्ट के बारे में बार बार कहा था दैट पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते, बहुत इंपॉर्टेंट होते। तो मैंने ना कहीं और कोई सेक्शंस की, कहीं और कोई टेस्ट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कुछ नहीं फॉलो किया। बस पीवाईक्यूज आपके वाले मैंने लिए और मैंने सारे पीवाईक्यूज लगाए। पहले हिंदी के सारे टॉपिक वाइज लगाए। फिर मैं क्या करती थी, हिंदी का जब जब मैं आपसे सिर्फ हिंदी हिंदी का कर रही थी तो सारा हिंदी का सेक्शनल वाला एग्जाम देती थी। फिर मैं उसके बाद पीवाईक्यूज में जाके सिर्फ हिंदी का, मतलब वो 150 में से ना 30 मार्क, वो जो था मतलब 30 मार्क्स का हिंदी होता था, सिर्फ उसके टेस्ट देना स्टार्ट किए। क्योंकि जब मैंने पहला टेस्ट दिया ना तो उसमें ना मुझे आउट ऑफ 30 17 या 18 आया। तो मैं थोड़ा डर गई कि यार मैंने तो पढ़ लिया, ये क्या हो गया। फिर मुझे उपागम वाला क्वेश्चन उसमें दो चार ज्यादा आ रखे थे। तो मैंने आपने 2026 के प्लेलिस्ट में भी, मतलब ये फॉर्चुनेट था कि आपने ना उपागम को वापस से पढ़ाया था, जिसमें आपने पीपीटी यूज किया था पिक्चर्स के साथ कि तुम लोग भूलोगे नहीं। तो मेरा वही टॉपिक सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था वो हुआ। फिर मैं जब टेस्ट देते गई उसके बाद मुझे 23 25 ऐसे होने लगा। फिर इंग्लिश के भी टेस्ट देने स्टार्ट किए। और आपने कहा था पीवाईक्यूज, फिर मैंने फुल लॉन्ग पीवाईक्यूज लगाए। 2020 मैं 2020 19 18 इधर के नहीं लगा रही थी, आपने तो सब करा रखे थे, लेकिन मैं ना उतना पीछे नहीं जाके 2020 मतलब 1 से लेके 2025 तक के मैंने सारे पीआईक्यूज लगाए और उसको कई बार रिपीटेडली लगाए। और सीडीपी क्योंकि मैं हिमांशी मैम से पढ़ रही थी, पर हिमांशी मैम इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो मैंने क्लासेस उनके कर लिए थे। पर वो एक्टिवली इस बार, क्योंकि उनके साथ ऑफलाइन क्लासेस थी, तो वो बहुत एक्टिवली क्वेश्चंस नहीं करवा रही थी यूट्यूब पे। और आपका 7 PM पे लाइव आता था वो, सीडीपी के क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस सारे चलते थे। तो मैंने आपके पास से, मैं क्या करती थी, लाइव में अटेंड नहीं करती थी, क्योंकि लाइव में मतलब 1x की स्पीड पे देखना पड़ता था। जैसे ही आपका लाइव खत्म होता था फिर मैं देखना स्टार्ट करती थी। और फिर मैं क्वेश्चंस लगाते जाती, मतलब शुरू शुरू में 1x पे देखा, 1.25, लास्ट लास्ट जाते जाते तो 2x की। मैम अब सारा आता है, अब बस आप क्वेश्चंस देते जाओ और हम लगाते जाएंगे, अब एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। पर आप तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको तो कराना ही है मैम, तो आप तो सबको लेकर चलती थी। और हम अपने स्पीड के अकॉर्डिंग उसको 2x पे कर लेते थे। और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मतलब लैंग्वेज में जो आपने ट्रिक्स बताए उसके कारण ही मेरा इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 26 स्कोर किया है। और मैंने 30 आउट ऑफ 23 हिंदी में स्कोर किया। और सीडीपी, आई मस्ट अप्रिशिएट, मैं बहुत थैंकफुल हूँ हिमांशी मैम की कि मैंने उनका क्लास किया। बट अगर मैं प्रैक्टिस आपके पास से नहीं करती तो मैं 30 आउट ऑफ 30 स्कोर नहीं कर पाती। मैंने मैम के वो नोट्स करती थी, ऐसे नोट्स पढ़ती थी। और मैंने, आपने कहा था दैट प्रैक्टिस करना है ओएमआर शीट से, ये मैंने सारे ओएमआर शीट्स बैठ के आप क्वेश्चंस बोलती थी और मैं ऐसे करके लगा लगा के उसका प्रैक्टिस की। तो और बस इसी तरीके से। एसएसटी के लिए क्या क्या तैयारी की ये बताओ। एसएसटी के लिए मैम मैंने क्या किया ना, एसएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा था पहले मैंने देखा। और मैंने जनवरी जनवरी सिर्फ मैंने 1 महीना प्रिपेयर किया, क्योंकि दिसंबर में मेरे मास्टर्स के पेपर थे। तो मैं मास्टर्स के पेपर में पहले थी। और उससे पहले बीएड के असाइनमेंट्स, ये सब इंटर्नशिप भी चल रही है साथ में, तो ये सब था। तो मैंने सिर्फ 1 मंथ प्रिपेयर किया। तो मैंने क्या किया ना, आपने कहा था मतलब एसएसटी में बेसिकली मैंने आपकी एक ईवीएस की वीडियो देखी थी, पर मुझे ईवीएस पढ़ना तो नहीं था। पर उस वीडियो में मैंने सुना था, आपने कहा था एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो। तो अगर ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है तो दैट मीन्स एसएसटी के लिए भी पढ़ना है। मैंने एसएसटी की तीनों बुक, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के 9 बुक्स मैंने परचेज किया। पर जब मैं हिस्ट्री पढ़ने गई ना मैम, तो मुझे ऐसा लगा कि हिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है। और हिस्ट्री का मैंने पीवाईक्यू से, क्योंकि आपने पीवाईक्यू सारे डाल रखे थे, तो मैंने एनालाइज किया कि हिस्ट्री के 13 to 14 या मतलब 10 to 14 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते। मैंने हिस्ट्री ना हटा दिया। मैंने बोला सारा टाइम ज्योग्राफी पॉलिटी, एज ये हिंदी इंग्लिश और सीडीपी को दे दो, हिस्ट्री वाला टाइम छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, 10 से 14 क्वेश्चन आएंगे, मैं वो टाइम इसमें कर देती हूँ। तो मैंने एनसीईआरटी के बुक्स थरली रिवीजन किए। उसके बाद में पेडागोजी का आपने 2 क्लास कर रखा था, वो भी मैंने देखे। और एसएसटी के लिए, क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा थे और ये वाले क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ना बेसिकली आप पे टेस्ट देती जाती थी। और अगर कभी ऐसे मुझे बाई चांस कोई अदर चैनल पे भी दिख गया कि अगर उन्होंने एसएसटी का जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड कोई टेस्ट है, तो मैंने वो एस मतलब क्वेश्चंस उन्होंने अगर करा रखा है, पर मैंने पढ़ा और कहीं से नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी। आपने कहा था बुक पढ़ लो उससे क्वेश्चंस बनेंगे, मैंने एक एक लाइन, इनफैक्ट पेडागोजी के लिए वो जो पॉलिटी की बुक होती है ना, उसके फ्रंट में क्लास 6 के बुक में वो जो पॉलिटी में टीचर नोट्स लिखे होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस उससे आए हुए थे। और आपने कहा हाँ। था बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना, मैंने बुक्स
उसको लाइन बाय लाइन पढ़े, उससे मेरे क्वेश्चंस मतलब पहला ही 2 क्वेश्चन था मेरे सेट पे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का क्वेश्चन था ये सब, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा टीचर नोट से क्वेश्चन लाइनिंग डायरेक्ट उठा के लिख दिया ये है। क्लास में ना हम बहुत बार बताते भी थे कि बुक जो होता है, बुक के पहले जो दिया रहता है ना उसको पढ़ो, उसी से पेडागोजी का क्वेश्चन बनता है। हाँ क्योंकि वो मैम। टीचर के लिए ही दिया रहता है। तो पेडागोजी क्या है? पढ़ाने का तरीका। तो ईवीएस का जब हम पेडागोजी पढ़ाते भी थे तो पहले यही बोलते थे कि बुक जो लो, बुक लो तुम लोग, उसके पहले का देखो कि क्या दिया हुआ है, उसी से पेडागोजी का क्वेश्चन बनेगा। तो जो भी मतलब सारा बात मान लिया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे टेस्ट देना है, तो उसका स्कोर बहुत अच्छा आया है। तो आंचल, तुम हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर की, बहुत अच्छा लगा। और जो स्टूडेंट परेशान है सीटेट की तैयारी के लिए कि कैसे करे क्या करे, अगर उससे कुछ कहना चाहती हो अपने तरफ से तो बोलो। मैम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक रूल है, फर्स्ट कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, दूसरा हर वीडियो में भागने से बेटर है एक टीचर से आप उसको जिनसे भी आपकी अलाइनमेंट बैठ रही है वो टीचर को के साथ आप पढ़ो और उस वीडियोस को ना रिवीजन करो। मैंने हिंदी के वीडियोस आपके एक बार नहीं 3 से 4 बार रिवाइज किया था, क्योंकि ऐसा होता था शुरू में पढ़ लिया, अब नोट्स बना लिया है, पर कोई ऐसे टॉपिक्स होते थे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, खास करके आपने, मुझे याद है जब आप 22 लैंग्वेजेस पढ़ा रही थी ना 8 शेड्यूल के लिए, तो ऐसे याद करने में प्रॉब्लम था, पर आपने कहा था इसको अल्फाबेटिकली याद करना, किस अल्फाबेट से कितने लैंग्वेज है फिर कभी नहीं भूलोगी। तो वो अगर छोटी छोटी बात सारे याद रहेंगे ना, और आप एग्जाम्पल्स भी देती थी ऐसे, जैसे आपने आगमन निगमन में भी जब कराया था तो आपने ऐसे एग्जाम्पल दिया था दैट कि अभी देखो तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मैंने तुमसे एग्जाम्पल पूछा, फिर मैं कंफ्यूजन पूछ रही हूँ कि किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो हम ऐसे जा रहे हैं, और अगर मैं पहले ही संज्ञा बोल देती अभी तो, और भी बहुत सारे ना रियल लाइफ से एग्जांपल देती थी एकदम घर से, ऐसा लगता थी तो मेरे आंखों के सामने एक्सपीरियंस हो रहा है, वो एग्जांपल्स ना माइंड में बैठ जाते थे। मतलब तो एक जिस एक बात को बहुत ध्यान से सुनती थी नहीं? एक एक एग्जाम्पल भी याद है? हाँ मैम, क्योंकि मुझे मतलब बेसिकली मैं ना थोड़ा सा परेशान हो रही थी, क्योंकि ना मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्वेश्चंस करूँ कहाँ से, क्योंकि जो टीचर्स बता रहे हैं वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हो जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना वो थोड़े से साथ में बैठ नहीं रहे, मुझे लगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। पर सबसे बेस्ट पार्ट था आप टॉपिक पढ़ाती, उसको उसमें जो मेन चीज है वो एक्सप्लेन करती और आप कहती थी जो समझ में नहीं आ रहा है वो जब क्वेश्चन आएगा समझ आ जाएगा। आप जब क्वेश्चन कराते हुए उसको करती थी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, फिर सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो गए। और जो प्रॉब्लम हुआ सबसे मेन टॉपिक, मतलब फॉर्चुनेट मैं एक्चुअली डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे उपागम और विधि में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपने 2026 के प्लेलिस्ट में भी दोबारा पढ़ा दिया था, तो मेरा तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आंचल ने बिल्कुल सही तरीका अपनाया हर सब्जेक्ट के लिए, टेस्ट का मैक्सिमम प्रैक्टिस किया, वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसका नोट्स बनाई। नोट्स बनाने से क्या होता है, जो मतलब आप एक बार देखते हैं उसको अगर एक बार आप लिख लेते हैं ना तो वो आपको परमानेंट याद हो जाता है। पूरा रेगुलर लाइव क्लास की और पूरा टेस्ट प्रैक्टिस किया और इतना अच्छा स्कोर किया, 125 मार्क्स। तो वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आंचल। तुमको नहीं आगे। मैम, एक्चुअली मैम मैं ना दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि ना आप मेरे डेस्टिन, क्योंकि अगर मैं सीटीपी में स्कोर कर भी लेती बाई चांस, अगर मैं आपके चैनल से नहीं जुड़ती, मैं एक पल को ये मानती हूँ कि हो जाता, लेकिन विदाउट लैंग्वेज कभी पॉसिबल नहीं है सीटेट क्वालिफाई करना। और मेरे लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मतलब वो वॉल के जैसा क्रिएट था कि मैं उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी, बट आप आई, आपने मेरा दोनों लैंग्वेज पेपर क्लियर कर दिया। अगर आप मेरा लैंग्वेज पेपर क्लियर नहीं करवाती मैम तो आज ना मैं यहाँ बैठी होती और ना आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही होती। मैम जब मैं बीएड में एडमिशन ली थी ना, सॉरी मैं थोड़ा नहीं नहीं ओवरली नहीं, अगर कुछ एकदम आराम से बोलो, आराम से। हाँ। तो मैंने बीएड में एडमिशन लिया था ना, तो मुझे याद है हिमांशी मैम की ना एक वीडियो आई थी किसी बच्चे की, वो इंटरव्यू ले रही थी ऐसे, वो उनसे भी मतलब यही क्वेश्चंस पूछ रही थी आपने कैसे तैयारी किया है नहीं, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे आए थे। तो उस दिन ना मैंने सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, कभी कोई टीचर मुझसे भी पूछेगा और ऐसे ही ये टूटे। और आज जब आपका कॉल आया ना और आपने बोला तो मैं तो एक पल को पहले बिलीव नहीं कर रही थी कि मुझे कॉल आ गया, तो बहुत ज्यादा मैं मतलब ड्रीम कम्स ट्रू, तो ऐसा वाला सिचुएशन है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई बात करके तुमसे। और आगे भविष्य के लिए तुमको बहुत बहुत शुभकामना। ऑल द बेस्ट। Thank you so much, ma'am, once again.